इंडिया अलॉन्ग इट्स रिवर्स एंड शोर्स में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने सराय घाट के रोमांचक युद्ध के बारे में जाना और यह भी जाना कैसे ब्रह्मपुत्र नद आहोम राजवंश की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। मैं हूँ आपकी मेज़बान दर्शना भारद्वाज और आज फिर से हम ब्रह्मपुत्र नद की लहरों के साथ एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मपुत्र नद की गहराइयों में चमचमाता हुआ स्वर्ण सोना मिलता था। अरूप ज्योति स्वेकिया अपनी पुस्तक द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र में बताते हैं, ब्रह्मपुत्र नद एक खुली किताब लगता है जो अपनी कहानी बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह असीम एवं फैला हुआ है और इसमें कई गहरे रहस्य शामिल हैं। वास्तव में ब्रह्मपुत्र वैभव और दुख दोनों का गवा रहा है और इसकी अद्भुत कहानियों में से एक स्वर्ण की अनोखी कहानी है जो इन प्राचीन किनारों को सुशोभित करती रही है। हमारी यात्रा हमें महाभारत के पन्नों पर वापस ले जाती है, विशेष रूप से सवा पर्व पर जो इसके 18 भागों में से दूसरा है। यहाँ हमें असम में सोने का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। महाभारत में लोहित्य के निवासियों ने युधिष्ठिर को सोने का उपहार दिया था। यह उस समय भी इस क्षेत्र में सोने के पौराणिक महत्व को दर्शाता है। लेकिन ये सोना नदी से निकाला कैसे जाता था? रेत से सोने के कणों को अलग करने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसके बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। आहोम राजाओं ने सोने की धुलाई को राजस्व के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रही। असम के शुरुआती निवासियों में से एक कोसारी समुदाय अपने सोने धोने की कला के लिए मशहूर थे। आहोमों के उदय से पहले बोडो जनजाति से संबंधित कोसारियों ने असम पर शासन किया था। आहोम साम्राज्य के पश्चिम की ओर विस्तार के कारण कोसारी साम्राज्य पराजित हो गया। कोसारियों को आहोमों के द्वारा श्रेणियों में संगठित किया गया था, जिन्हें खेल के नाम से जाना जाता था, और इन खेलों के कारीगरों को खूनवाल कोसारी के नाम से जाना जाने लगा। इन कुशल कारीगरों ने नदी की गतिशीलता और भू आकृति विज्ञान की एक जटिल समझ विकसित की। सोने की धुलाई की ऐसी प्रथाएं पश्चिमी भारत की नदियों में भी देखी गई, जैसा कि अकबर के शासनकाल के दौरान अबू फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में दर्ज किया गया है। झेलम और ब्यास जैसी नदियां भी इस बहुमूल्य धातु का स्रोत थी। 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध असमियों में से एक मनीराम दीवान ने अपनी पुस्तक नेटिव अकाउंट ऑफ वॉशिंग फॉर गोल्ड इन असम में खूनवाल कोसारी के सोने की धुलाई की प्रक्रिया की व्याख्या की है। फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेन्योर ने भी असम में बिना गढ़े सोने के बारे में लिखा, जिसे स्थानीय व्यापार के लिए ठीलों के रूप में रखा जाता था। आलमगीर नामा और पातशाह नामा जैसे मुगल कालीन ग्रंथों से पता चलता है कि सोने की धुलाई की इस जटिल शिल्प में लगभग 12,000 कारीगर शामिल थे, जो इस क्षेत्र में इसके आर्थिक महत्व को उजागर करता है। जैसे जैसे 20वीं सदी नजदीक आई, सोने की धुलाई की कला इतिहास में लुप्त होने लगी। ब्रिटिश प्रशासन ने 1838 में राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और आहोमों की पाइक प्रणाली को भूमि राजस्व कर से बदल दिया। इस परिवर्तन ने सोने धोने वालों को राजा को दी जाने वाली वार्षिक लगान से राहत दी, नदी के साथ उनके रिश्ते को बदल दिया और उनके जीवन में शिल्प की भूमिका को नया आकार दिया। और इस तरह ब्रह्मपुत्र के किनारे सोने की धुलाई का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। वह खजाना जो कभी सूरज की किरणों के नीचे नद के आगोश में चमकता था,
अब समय के इतिहास में कहानियों के रूप में बसा हुआ है। और इसके साथ हम इंडिया अलोंग इट्स रिवर्स एंड शोर्स का एक और अध्याय समाप्त करते हैं। लोहित्य और स्वर्ण लहरों की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मपुत्र नद की धाराएं अपने समृद्ध इतिहास की प्रतिध्वनि है, जो हमें प्राचीन इतिहास की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपके साथ साझा करेंगे एक नई दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ब्रह्मपुत्र नद को आखिर लोहित्य क्यों कहा जाता है? सुनते रहिए इंडिया अलोंग इट्स रिवर्स एंड शोर्स।